तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ये कंटेंट। आप लोग जो डिस्प्ले पे अभी देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली हमारे पास जो चीज है वो है व्हाट इज फायर, कि आग होती क्या है। सेकंड जो चीज है वो है टाइप ऑफ फ्यूल, के ईंधन जो होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे फायर हैजर्ड के ऊपर, के फायर के जो खतरे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कहाँ से हो सकते हैं। फिर हम लोग फायर की पहचान करने के लिए टाइप ऑफ फायर को सीखेंगे। जब हम अच्छी तरह से सीख लेंगे कि आग की पहचान एग्जैक्ट, जो हम लोग एक वर्ड सुनते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, वो सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग के मेथड, कि किन तरीकों से हम आग को बुझा सकते हैं। फिर हम बेसिक एक टॉपिक रखेंगे जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने होते हैं। ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। हर एक जगह लिखा होता है कि आपने ये एक्सटिंग्विशर यूज करना है, CO2 यूज करना है, हमने ये करना है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है कि हमने कहाँ पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है। इसके बाद हम फायर के कुछ इक्विपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग फायर मॉक ड्रिल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इवैक्यूएशन में हम लोगों ने क्या क्या एक्शन लेने होते हैं, क्या क्या रियलिटीज होती हैं, क्या इस तरह के सिनेरियो होते हैं, उनके ऊपर एक डिस्कशन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने चीज आती है फायर, कि आग होती क्या है। कभी भी आग बुझाना तब ही आपके लिए पॉसिबल है जब आप उसको सीख जाओ कि वो एग्जैक्ट लगती कैसे है। तो सबसे पहली जो चीज है वो हमें सीखना पड़ेगा कि आग लगती कैसे है। मैं यहाँ पे आपको आग बुझाने के साथ साथ आग लगाने की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पहले हम लोग देखना है कि आग लगती कैसे है। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हो, ये स्टार्ट होता है हमारे बेसिक से। बेसिक ये बोलता है कि फायर जो है, आग जो है, वो हमारे, फायर जो है वो एक बहुत ही उपयोगी चीज है हमारी जनरल लाइफ के लिए। इसी से हमारा खाना बनता है। इसी से हम कोई भी कार्रवाई, जो गर्मी से रिलेटेड कार्रवाई होती है, वो आग के थ्रू ही कर सकते हैं। इवन अगर सूरज हमारा अचानक से गायब हो जाता है या किसी कारण से वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, तो हमारी पृथ्वी विद इन 5 से 7 सेकंड ही खत्म हो जाएगी। पूरा एक बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। ये डिजास्टर में तब कन्वर्ट हो जाती है जब ये हमारे काबू से बाहर होती है। तो हम लोगों ने ये जो ट्रेनिंग करनी है, ये ट्रेनिंग बेसिकली करनी है कि वो आग जो हमारी हम लोगों ने कंट्रोल वे में जला रखी है, वो हमारी काबू से बाहर ना हो जाए। तो उसको काबू से बाहर जाने से रोकने के लिए हम लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पे बात करते हैं। तो सिंपल और सरल भाषा में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आग लगने के लिए, बेसिकली अगर प्योर परिभाषा पे ही बात करते हो, तो सबसे पहली चीज आती है कि परिभाषा जो है वो है ये, कि आग जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 तत्वों के मिलने से शुरू होती है। पहला तत्व उसमें होता है ईंधन, जलने वाला कोई भी सामान। ठीक है जी। दूसरा जो एलिमेंट होता है, दूसरा जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो हमारे वातावरण में पहले से मौजूद है। तीसरी जो चीज होती है वो होता है तापमान, गर्मी। ये तीनों चीज जहां मिल जाती है वहां पे फायर अपने आप शुरू हो जाती है। अगर इसी को हम इंग्लिश में बात करते हैं तो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द फ्यूल, सेकंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज हीट। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा सा डिटेल में। हम लोगों ने ये 3 वर्ड तो सीख लिए। द वर्ड इज ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। डिटेल में समझने से पहले इसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। इसको बोलते हैं फायर ट्राइंगल, फायर का त्रिभुज इसको बोला जाता है। ये त्रिभुज फायर वालों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से रिलेशन होता है हर एक मटेरियल का। इवन फायर कैसे स्टार्ट हो रही है, फायर कैसे बुझाई जा रही है, क्या क्या मेथड होते हैं आग बुझाने के। तो हमेशा ध्यान रखिए, फायर ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 3 चीजें, पहला ईंधन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा तापमान है। ये 3 जो चीजें मिली हैं, इनको हम 3 भुजाओं में मान के इसको एक त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको फायर ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है जी। इसके हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन ने बता रखा है, वो 21% मौजूद है। लेकिन आग
लगने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मोर देन सफिशिएंट हमारे पास हर जगह अवेलेबल। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज का कि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है फायर का जो बहुत ही मेजर रोल रखता है, और वो हर एक जगह 21% मौजूद है, जबकि हमको आग लगने के लिए चाहिए कितना? सिर्फ 16%। ठीक है जी। एक तत्व क्लियर हो गया। दूसरा तत्व आता है तापमान, हीट सोर्स, के हीट हमें कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहला इसके उदाहरण पे हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो आता है कि ओपन फ्लेम, जो हमने कंट्रोल्ड वे में आग लगा रखी है, उससे हीट स्प्रेड हो सकती है। जैसे उदाहरण पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण की अगर हम बात करें तो अपने घरों से ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग बर्नर जलाते हैं, गैस चूल्हा चालू करते हैं। तो गैस चूल्हा जो चालू किया जाता है उसमें हम लोग खाना बनाने के लिए उसको चालू कर रहे हैं, उसके आसपास में इस तरह का मटेरियल रख देते हैं, लाइक सफाई वाला जो कपड़ा होता है वो अक्सर गैस बर्नर के पास ही होता है। उसके आसपास में इस तरह का एलिमेंट हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। जो एडवांस मॉड्यूलर किचन आजकल चल रहे हैं उनमें भी बहुत रिस्क फैक्टर है, तो उसके लिए फायर रेसिस्टेंट का सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। इवन उसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। हम एडवांस तो जा रहे हैं, ठीक है, बट हम लोगों को सेफ्टी साथ में रखनी पड़ेगी। अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। साथ में ओपन फ्लेम के और कुछ सोर्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहीं कूड़ा कचरा जलाया हुआ था, तो कूड़ा कचरा जलाया था, सेम टाइम किसी असामाजिक तत्व ने उस जलती हुई आग को इधर से उधर फेंक दिया, या कोई गाड़ी आ गई, या किसी आंधी तूफान के कारण वो उड़ के इधर से उधर मूव हो गया, या फिर वो किसी ऐसे मटेरियल के कांटेक्ट में पहुंच गया जो उसके आसपास में ही मौजूद है, और वो उस आग लगने के कारण उसके नियरेस्ट लोकेशन जितना भी मटेरियल रखा है उस तक पहुंच जाए, तो वो ऑटोमेटिक अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल चला रखी थी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड। इवन जो बीड़ी सिगरेट पी जाती है वो भी ओपन फ्लेम सोर्स में ही डाली जाती है। तो ओपन फ्लेम एक कारण हो सकता है जहां से हमें गर्मी मिल सकती है, हीट सोर्स मिल सकता है। दूसरा है सन हॉट सरफेस, सूरज की जो किरणें होती हैं या सूरज द्वारा जो उत्पन्न की गई गर्मी हो। और बचपन में हम लोग एक मैग्नीफायर खरीदते थे ना, उससे क्या करते थे कि न्यूज़पेपर पे उसको इस तरह से पिन पॉइंट करते थे, तो ऊपर से जो सूरज की किरणें गिरती थी वो एक पॉइंट पे केंद्र बिंदु बनाती थी, और वहां से वो उस पेपर को जला देती। उस टाइम पे हम लोगों को वो एक डिजाइन दिखाई देता था, लाइक हम लोग फ्लावर बनाते थे, अपना नाम बनाते थे, या कोई डिजिट या कोई नंबर बनाते थे। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ वही एक चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन रियलिटी उसकी ये है कि वो सूरज की एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात किरणों को एक पॉइंट पे हिट कर, अब वो जो एक पॉइंट पे हिट कर रहा है उनकी डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, तो सेम टाइम वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होगी। और उस प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट, नीचे पेपर है, सूखी लकड़ी है, या कोई भी मटेरियल है, उस प्रोडक्ट का अगर इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा तो आग लग जाएगी। ठीक है जी। तो सूरज का गर्मी के कारण एक ये कारण हो सकता है। इसके बाद आता है जी फ्रिक्शन, घर्षण। दो चीजें जब आपस में टकराती है, हम हाथों को जब आपस में रगड़ते हैं तो भी गर्मी उत्पन्न होती है। सर्दियों में हम लोग रगड़ते हैं हाथों, तो वही एक चीज है कि आपस में कोई भी दो चीजें जब रगड़ी जाती हैं या रगड़ खाती हैं तो उनमें गर्मी उत्पन्न होती है। उस गर्मी को आग लगने में सहायक माना जाता है। इवन जंगलों में कई बार एक पेड़ टूट के गिरता है और वो दूसरे पेड़ से ऐसे रगड़ खाते हुए जब नीचे पहुंचेगा तो वहां पे भी हीट जनरेट हो जाती है। और वो जंगलों में आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि जलने वाला ईंधन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है ही, तो आग लग जाती है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है दो ऑपोजिट केमिकल का आपस में मिक्स हो जाना या टच हो जाना, कॉन्टेक्ट हो जाना। तो दो ऑपोजिट केमिकल जब भी रिएक्ट करते हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसपे हम लोग एक एमएसडीएस का एक अलग से पार्ट रखेंगे, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो कभी भी आपको किसी भी केमिकल के साथ अगर आपका रिलेशन हो रहा है इंडस्ट्री में या घरों में या कहीं भी, तो सबसे पहले हमने उसकी एमएसडीएस सीट को प्रेफर करना है। ठीक है जी। एमएसडीएस सीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। जो भी केमिकल होता है, जो भी प्रोडक्ट आपका होता है, उसकी एक एमएसडीएस सीट बनाई जाती है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। उसके अंदर बकायदा उसकी सारी डिटेल, सारी प्रॉपर्टीज उसमें मेंशन होती है। इवन उसमें आग लगती है तो हमने कौन सा मीडिया यूज करना है, कैसे आग बुझानी है, अगर हमारी बॉडी से टच कर जाता है या स्किन कांटेक्ट आता है तो हमने क्या करना है, अगर कोई इनहेल कर लेता है
तो हमने क्या करना है, वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्टिव है तो रिएक्टिव कैटेगरी उसकी क्या है, वो सब उसमें मेंशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऑप्शन है। साधारण सी भाषा में अगर बात करोगे तो पानी हमारा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल है। इवन हम लोग जो पाउडर, जो चूना पत्थर जो हम लोग घरों में सफेदी में यूज करते हैं, वो भी हमारा एक केमिकल है। तो जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो खोलने लग जाता है। तो दो केमिकल ऑपोजिट जब मिले तो ऑटोमेटिक उनमें स्टार्ट हो जाता है तापमान जनरेट होना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब चूना पत्थर और ये सब चीजें हम लोग घरों में जब सफेदी करते हैं तो पानी के साथ जब मिलाते हैं तो उनके अंदर इस तरह के रिएक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बॉईल करने लग जाता है। तो जब वो बॉईल करता है तो उस सूरत में हम लोगों ने देखना है कि ऐसा आसपास में अगर मटेरियल हुआ जो लो फ्लेम पे ही आग पकड़ जाता है तो हम लोगों ने उसको काबू करना है, ध्यान रखना है उस चीज का। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है, बिजली आग लगाने का मेन सोर्स माना जा रहा है इंडस्ट्री में, और है भी। रियलिटी जो सबसे ज्यादा केस है वो इलेक्ट्रिक फायर के ही देखने को मिलते हैं। एक वर्ड हमेशा मिलता है न्यूज में और इन सब चीजों के पीछे कि आग लगने का मुख्य कारण था शॉर्ट सर्किट। अब वो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, वो हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में। इलेक्ट्रिक हमारे पास चार चीजें आती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक में आग लगने के चार मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट सर्किट, सेकंड होता है ओवरलोडिंग, थर्ड होता है ओवर हीटिंग, और फोर्थ होता है स्टैटिक चार्ज, जो सबसे खतरनाक होता है। तो हम सबसे पहले शॉर्ट सर्किट से बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट जो होता है बेसिकली उसके पीछे ओवरलोडिंग और ओवर हीटिंग दोनों का रिलेशन होता है। साथ में हम ये ओवरलोडिंग पे पहले बात कर लेते हैं। ओवरलोडिंग होती क्या है? ओवरलोडिंग बेसिकली एक कैलकुलेशन ऑफ पावर है कि हम लोगों ने जितने कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी के सॉकेट्स यूज कर रहे हैं या केबल्स यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इक्विपमेंट पे का लोड होना। जो मान लिया आपने, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक वस्तु है जो 100 केजी वजन उठा सकती है, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोगों ने डाल दिया 150 केजी वजन, क्या होगा वहां? रिएक्शन होने। उसी रिएक्शन को ही ओवरलोडिंग बोल रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक का एक अलग से, इलेक्ट्रिक लोड कैलकुलेशन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द आप लोगों के लिए कि क्या क्या उसमें कर सकते हैं, तो उसको हम डिटेल में वहां पे सीखेंगे। इसके बाद ओवर हीटिंग इज इक्वल टू कंटिन्यू रनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड वगैरह वगैरह, बहुत चीजें ओवर हीटिंग में जो होती हैं। तो ये सब चीजें हम इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक वर्ड आता है स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक में। स्टैटिक चार्ज बेसिकली डिपेंड करता है, हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स हमेशा रहती हैं। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा ना कि आप किसी दरवाजे को टच कर रहे हैं, हल्का सा एक झटका लगा, हल्का सा एक स्पार्क फील हुआ, कई बार आपका हाथ पीछे लग गया, चेयर पे लग गया, कई बार हो जाता है। वही स्टैटिक चार्ज है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप अपने घर पे देख सकते हैं, बट सावधानी के साथ मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आप लोगों ने घर की लाइट बंद कर लेनी है, रूम का दरवाजा बंद कर लेना है, मतलब अंधेरा कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद आजकल जो ये मखमल जैसे कंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस कंबल पे 2 से 3 बार उल्टी सतह से, हाथ की उल्टी सतह मतलब इस वाली सतह से आपने 2 से 3 बार उसको रगड़ना है। उसके ऊपर आपको हल्की हल्की एक चट चट की आवाज सुनाई देगी और साथ में ही आपको एक हल्का सा स्पार्क दिखाई देगा, वही है हमारा स्टैटिक चार्ज। ठीक है जी। इसके बाद कंप्रेशन एक ऐसी चीज होती है जो हीट जनरेट करता है। किसी भी चीज पे अगर आप दबाव डालते हो तो वो हीट जनरेट कर देता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन एक रबड़ के टुकड़े को अभी आप अगर दबा के रखोगे तो उसको जब दबाव पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसी कभी भी सूरत आप लोगों के साथ में बैठती है दबाव वाली, तो ध्यान रहे वहां पे हम लोगों ने कूलिंग का ऑप्शन रखना है। अगर कंप्रेशन कहीं हो रहा है, दबाव कहीं हो रहा है, इवन कभी गैस प्लांट में आप लोग जाते हो तो जो सिलेंडर को रिफिल किया जाता है तो उस टाइम पे किसी भी सिलेंडर में जब प्रेशराइज करके एयर को, गैस को या किसी चीज को भरा जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा हीट होता है। तो उसके कूलिंग का भी एक प्रोसेस बना हुआ होता है। इवन बीपीसीएल, आईओसीएल, इन सब में मैं काफी क्लोज से देखा हुआ हूँ। तो वो आगे शेयर करूंगा मैं, व्हाट इज द बीपीसीएल का कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग, और ये सब बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको धीरे 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 सब कुछ बताता जाऊंगा। बस आप लोग जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इवन इट्स ए रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आल्सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जिसने भी मेरे से ट्रेनिंग ली है उन सबसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है ये कि मुझे सिर्फ फॉलो
और व्यू एक बार दो। हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा आगे बढ़ने की, जितना हो सकेगा शेयर करने की हर एक मटेरियल को। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे और नहीं देखोगे तो एक टाइम आता है हर एक चीज का कि साहस टूट जाता है। आप लोगों ने ट्रेनिंग मेरे से ली है तो खुद मैं उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं ट्रेनिंग को बीच में भी बोलता हूँ, बहुत से आदमियों को बोला हूँ कि आप लोग एक बार फ्रेश हो गया आ जाओ, लाइक टी ब्रेक कर लेते हैं हम छोटा सा। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं कि अगर आप मुझे वहां पे नेगेटिव अप्रोच में दिखोगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी सांस टूटना स्टार्ट हो जाएगा और वो वीडियो बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम होता चला जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो अच्छी चीज लगे लाइक शेयर करने वाली तो अपने जो भी रिलेशन में है, कलीग्स हैं या आपके ऑफिशियल इंडस्ट्रियल दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। हाँ, चलो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक हीट सोर्स पे बात की है, ऑक्सीजन सोर्स पे बात की है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईंधन के ऊपर के जलने वाला मटेरियल क्या होता है। तो जलने वाला जो मटेरियल होता है वो बेसिकली कोई भी पदार्थ इस पृथ्वी पे जो मौजूद है उस सब का एक जलने का टेम्परेचर है जिसको इग्निशियन टेम्परेचर बोला जाता है। कोई भी पदार्थ इस पृथ्वी पर ऐसा मौजूद नहीं है जो जले ना। हर एक चीज का एक पॉइंट है जिसको इग्निशियन टेम्परेचर बोला जाता है। अगर वो टेम्परेचर पहुंचेगा तो मटेरियल जलना तय है। जलने का मतलब हमेशा आग लगना ही नहीं होता। जलने का मतलब होता है नुकसान। तो हमेशा ध्यान रखें। हम लोगों के दिमाग में कई बार मिथ आ जाते हैं तो दीवार है, ये दीवार नहीं जलेगी। आई एग्री, ये दीवार नहीं जलेगी, बट इसके ऊपर हमने जो कोटिंग कर रखी है, पेंट कर रखा है, पहले वो जलेगा। उसके बाद हमारा जब 750-800 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो हमने सीमेंट लगा रखी है वो सीमेंट की ग्रिप खत्म हो जाएगी। अभी दीवार नहीं गिरेगी। दीवार जब गिरेगी जब आपका टेम्परेचर 1200-1500 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, जो हमारा लोहे का मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। हमने जो सरिया या टाई रोड हमने इसमें डाल रखी है वो जब मेल्ट होनी स्टार्ट होंगी, देन हमारा जितना भी मटेरियल है या प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हर एक प्रोडक्ट इस पृथ्वी पर जो कि आपको 3 अवस्था में मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। हर एक प्रोडक्ट जो इस पृथ्वी पर मौजूद है वो आपको 3 अवस्था में मिलेगा। पहली जो अवस्था होती है उसको हम लोग सॉलिड अवस्था बोलते हैं। सेकंड जो अवस्था होती है उसको लिक्विड अवस्था बोलते हैं। और थर्ड जो अवस्था होती है उसको गैस अवस्था बोलते हैं। और ये तीन चीजें हम लोगों ने 5वीं या छठी क्लास में पढ़ी हुई है। मैक्सिमम जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो 5वीं या छठी क्लास में पदार्थ क्या होता है उसके बारे में डिटेल देते हैं, और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में भी बकायदा सिखा देते हैं। तो वो ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, वो ही तीन चीज आपने फायर स्टैंडर्ड में ऐड कर लेनी है। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप फायर की पहचान कर पाओगे। ठीक है जी। तो जो भी आज के बाद वस्तु आपको जलती दिखाई दे रही हो उसकी अवस्था आपने देखनी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस। जब आपने तीनों चीज आइडेंटिफाई कर ली तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जहां पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर पे बात कर। ठीक है जी। ये जो आप अभी कटिंग देख रहे हैं इस कटिंग ली गई है बीआईएस से, एनबीसी से, नेशनल बिल्डिंग कोड, जिससे आपके फैक्ट्री एक्ट, बिल्डिंग एक्ट, फायर सेफ्टी एक्ट सभी चीजें इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 टाइप की फायर फॉलो करता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कटिंग क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का मेन लॉजिक ये है कि अगर आप गूगल में कभी ढूंढने जाओगे, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा ही सब कुछ दिखाई देता है, सर्वगुण संपन्न अगर कोई चीज है तो गूगल दिखाई देता है। इवन पर्सनल रिलेशन को भी वहीं ढूंढते हैं जाके। तो जो भी है, हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि एज पर एनबीसी, एज पर इंडियन फायर सर्विसेज रूल एक्ट, टाइप ऑफ फायर जो है वो आपको 4 टाइप ही मिलेगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। लेकिन गूगल में अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको क्लास ई, इलेक्ट्रिक फायर, क्लास के, किचन फायर अलग से दिखाई दे सकते हैं। इवन क्लास एफ इज इक्वल टू किचन फायर दिखाई दे सकती है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आपने जब भी किसी को जवाब देना है, सिखाना है या समझाना है तो ये चीज क्लियर कट मेंशन कर देनी है कि आपने घबराना नहीं है। अगर कहीं क्लास ई फायर, क्लास ई फायर इंडिया में बहुत सी फैक्ट्रियां अप्लाई करके रखी हुई है, किचन फायर को भी अप्लाई करके रखी हुई है। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने बता देना है क्लास ए, बी, सी, डी।
चार टाइप की जो फायर है वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। इसके बाद क्लास ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फायर, क्लास के और क्लास एफ जो होती है किचन फायर में ही काउंट की जाती है। ठीक है जी। अगर ये एनबीसी के ऊपर भी एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं मैं, कि इसमें चैप्टर 4 एक फायर सेफ्टी का होता है, काफी डिटेल्ड वीडियो होगा, तो उसको भी हम थोड़ा सा आगे बनाएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के साथ। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर। हमारी जो क्लासेस ऑफ फायर है उसमें हमने पहले जो पदार्थ हमारा जल रहा था जिसको हम लोग ईंधन बोल रहे हैं उसको पकड़ना है, उसमें से सिर्फ एक सॉलिड पार्ट को उठा लेना है। हमने तीन अवस्थाएं पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने सिर्फ सॉलिड अवस्था को उठा लेना है। सॉलिड अवस्था जो आती है वो दो कैटेगरी में बढ़, ठीक है जी। एक होते हैं जर्नल सॉलिड, जैसे लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक, फाइबर, ये चीज जिनके जलने से बेसिकली राख बनती है। ठीक है जी। दूसरा जो सॉलिड मटेरियल होता है वो होता है मेटल पार्ट, धातु। ठीक है जी। जो रियल सॉलिड होते हैं। क्लास ए जो आती है वो जर्नल सॉलिड में आती है, जो लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक, फाइबर, ये जो जर्नल आइटम्स हम लोगों के हैं। और क्लास बी में आती है सारा का सारा मेटल पार्ट, जितनी भी धातुएं हमारी होती हैं वो सारी काउंट होंगी क्लास डी के अंदर। ठीक है जी। सॉलिड मटेरियल दो फायर कैटेगरी बनाता है। पहली होती है क्लास ए, जिसमें जर्नल सॉलिड्स आते हैं, लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक, फाइबर, रबड़, ये सब चीजें। दूसरी चीज बनाता है क्लास डी फायर, डी फॉर डॉग। डी फायर में सारा का सारा मेटेलिक पार्ट मिलेगा, क्लास डी मेटल, धातुएं मिलेंगी। क्लियर है जी। इसके बाद हम लेते हैं लिक्विड फायर को। लिक्विड फायर में जितना भी हमारा तरल अवस्था का प्रोडक्ट है, तरल अवस्था में, बहने वाली अवस्था में, जिसकी खुद की कोई अवस्था नहीं होती है, मैक्सिमम हमारे जितने भी तेल हैं वो सारे इसमें आएंगे। ऑयल पेंट इसमें आएगा। ग्रीस जो जमा हुआ होता है ना, उसमें ऐसे वो आग नहीं लगती है, वो गर्म होगा, ऑयल फॉर्म में आएगा तब उसमें आग। ठीक है जी। तो कोई भी ऐसी चीज जो तरल अवस्था में है, बहने वाली अवस्था में है, वो आएगी क्लास बी के अंडर। ठीक है जी। इसके बाद आती है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में सारी की सारी जो हमारी गैसियस इक्विपमेंट है, लाइक हमारा डीओ है, हमारा एलपीजी सिलेंडर है, हमारा सीएनजी सिलेंडर है, हमारे पीएनजी सिलेंडर है या पीएनजी गैस पाइपलाइन है, तो कोई भी ऐसी चीज, ऐसा पदार्थ जो गैस वाली अवस्था में मौजूद है, वो सब चीजें आएंगी क्लास सी में। साथ ही जितने भी इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक की केबल्स हैं, वो सब भी क्लास सी में ही काउंट की जाती हैं। ठीक है जी। क्लास ए में आई जनरल सॉलिड की चीजें, लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक, फाइबर। क्लास बी में आई लिक्विड, तरल अवस्था की चीजें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है जी। क्लास सी में आई इलेक्ट्रिक प्लस गैसेस, जितनी भी हमारी गैस है और इलेक्ट्रिक के अप्लायंस प्लस उसकी केबल्स। इसके बाद आई क्लास डी। क्लास डी में आई हमारी सारी की सारी धातु, जितने भी हमारे मेटल पार्ट है वो सब आएंगे क्लास। ठीक है जी। तो यहां तक आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि आग लगाने के लिए तीन तत्वों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज द फ्यूल, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ताप। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे वातावरण में 21% मौजूद है, हमें चाहिए सिर्फ आग लगने के लिए 16%। इसके बाद हमने हीट सोर्स पे बात की थी कि तापमान हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसमें हम लोगों ने ओपन फ्लेम पे बात की थी, फ्रिक्शन पे बात की थी, सन हॉट सरफेस पे बात की थी, कंप्रेशन पे बात की थी और इलेक्ट्रिक पे बात की थी। ये कुछ उदाहरण थे जिनसे हीट जनरेट होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो फ्यूल है वो बेसिकली तीन अवस्था में मिलेगा। तीन अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंतर्गत ही हमने फायर की क्लासिफिकेशन निकालनी है, जो स्लाइड आप लोग अभी देख रहे हैं, जिसमें क्लास ए में आपको जनरल, क्लास ए फायर, उसके बाद क्लास बी फायर में लिक्विड मटेरियल्स, क्लास सी फायर में गैस और इलेक्ट्रिक आइटम्स, क्लास डी में आपको सारा का सारा मेटल पार्ट है। ठीक है जी। यहां तक हम लोगों ने फायर की पहचान कर ली है। जब हम लोगों ने फायर की पहचान कर ली है तो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं आग को बुझाना कैसे। अब आग को बुझाने के लिए हमें वही फायर की जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाई थी, ट्रायंगल आप देख ही पा रहे हो, जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट,
तीनों एलिमेंट आपको दिखाई दे, उन्हें तीन एलिमेंट पे हम लोगों ने फोकस करना है। उन तीन एलिमेंट पे फोकस करना है कि हमारे पास पहला स्टारवेशन मेथड, जिसको बोला जाता है भूखा रखना, खाना ना देना। अब जब खाना ना देने की बात आती है तो आग के केस में खाना हुआ उसका ईंधन। उस ईंधन को हम लोगों ने कोई भी तरीका, शाम दाम दंड भेद लागू करके हमने वहां से रिमूव कर देना है। ठीक है जी। कोई भी तरीका आप लागू करो और उसके हिसाब से आप देख लो कि जलने वाला जो मटेरियल है क्या हम उसको हटा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि कार्टून बॉक्सेस की एक लाइन पूरी लगी होती है, कहीं से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, एक बॉक्स में आग लगी, उसके आगे पीछे के जितने कार्टून बॉक्स हैं उनको आप वहां से रिमूव कर दो। अल्टीमेट कोई भी ईंधन जो जल रहा है उसके आस पास से डिस्कनेक्ट कर दो। जैसे पहाड़ों की आग होती है, वो जलते जलते चलती रहती है, रोड पे आके खत्म हो जाती है। रोड पे क्या हुआ, उसको फ्यूल की, सूखे हुए मटेरियल की पत्तियों की कनेक्टिविटी नहीं मिली। तो जहां उसको कनेक्टिविटी नहीं मिली, आग बुझ जाएगी, मतलब जलने का ईंधन उसको नहीं मिले। ठीक है जी। ऐसे ही खेतों में आग लगती है, जब खेतों में आग लगती है तो उसके आगे की आग को बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने उसके आगे की फसल जो नहीं जल रही है, जिस तरफ आग बढ़ रही है, उसके आगे की फसल को आगे से बहा देना है। लाइक रोटावेटर ले लेना है, कल्टीवेटर ले लेना है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिससे हम जमीन को जोतते हैं, वो इक्विपमेंट ट्रैक्टर के साथ अटैच करना है और जितना जल्दी हो सके उसके बीच में एक गैप बना देना है। जो फसल की कनेक्टिविटी है ना कंटिन्यू, उसके अंदर आपने एक गैप जनरेट कर देना। वो गैप जैसे ही जनरेट होगा उसको ईंधन की सप्लाई नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी। तो पहला तरीका है स्टारवेशन, जिसमें हमने ईंधन की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा। दूसरा जो तरीका आता है उसको बोलते हैं स्मूथरिंग, ढक देना, कवर कर देना। हम किसी भी चीज को जब कवर करते हैं तो उसका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन कट जाता है। जैसे हम लोग रजाई या कंबल में मुंह देते हैं तो 1 या 2 मिनट बाद हम लोगों को मुंह बाहर निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। वही ऑक्सीजन की कमी का फायदा हम लोगों ने यहाँ पे उठाना है। कई फायर ऐसी होती है, मैक्सिमम लिक्विड फायर में इसका इश्यू ज्यादा होता है। तरल अवस्था की आग, हमने तरल मटेरियल है, ऑयल है, पेंट से किसी चीज में डाल के रखे हुए हैं। अब जब हमने किसी चीज में डाल के रखे हैं तो उनमें अगर आग लगती है तो हम उसकी किसी ढक्कन से, किसी कवर से या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको ढक दें। और जैसे ही हम ढकेंगे तो उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी वो जल के खत्म होगी और उसके बाद आग आपकी बुझ जाएगी। ठीक है जी। हर एक जगह आप ईंधन की सप्लाई नहीं काट पाओगे, तो वहां पे आपने दूसरा तरीका अपना लेना है जिसको स्मूथरिंग बोलते हैं। ठीक है जी। कोई भी तरीका ऐसा अपनाना कि जो आग जल रही है उसको आपने कवर कर देना है, किसी तरह भी ढक देना है। मैं ये तीन तरीके इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग दिमाग में बिठा के रखे हैं ना कॉन्सेप्ट, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आप फैक्ट्री या प्लांट के अंदर, बिल्डिंग प्रोमाइसेस के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर अगर आप खड़े हो तो आपको सेम टाइम इक्विपमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप जर्नल में, फायर सेफ्टी हमारी लाइफ से भी जुड़ी है, पर्सनल लाइफ से, ये कहीं भी हो सकती है। अगर घरों में होती है तो हमें ये दो तरीके अपना सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो मेथड होता है उसको कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि हमने ठंडा कर देना है उससे। कूलिंग इफेक्ट में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ये होता है कि आपने जलने वाले मटेरियल को देख लिया। जलने वाला मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि उसमें लाइव इलेक्ट्रिसिटी है या लाइव या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या ऑयल है। कभी भी ऐसी कंडीशन अगर बैठती है तो आपने वहां पे पानी का यूज नहीं करना है। हमने कूलिंग मेथड अपनाना है, बट अपने आप को सेफ रखते हुए। ठीक है जी। स्टारवेशन में हमने फ्यूल सप्लाई को काटा, स्मूथरिंग में हमने ऑक्सीजन को काटा, कूलिंग में हमने हीट को काटा। वही ट्रायंगल आपकी मैच कर गई। ठीक है जी। इसलिए मैं बोल रहा था कि फायर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।